नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाला हूं उस टॉपिक पर आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, ना कोई डीलर ना कोई कंपनी वाला, क्योंकि उन लोगों के इस विषय पे बात करके कोई भी पैसे नहीं बचने वाले। किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी फसलों का उत्पादन बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है, और इस प्रॉब्लम के लिए कहीं न कहीं एक फैक्टर जिम्मेदार है, वो है कि ज़मीनों में कार्बनिक पदार्थ खाद लगातार कम होती जा रही है, और ज़मीन की जो आत्मा होती है वो उसमें खाद होती है। यदि खाद नहीं हो तो ज़मीन सिर्फ पत्थर का एक पाउडर के समान है। ज़मीन की जो भौतिक, जो रासायनिक और जो जैविक दशा होती है, उसमें जो खाद होती है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको ये शायद मेरी बात कम समझ में आती है। आपको यदि प्राइवेट कंपनियों की डीलरों की भाषा समझ में आ रही है तो उस भाषा में भी समझें। आज के 4-5 साल पहले ये हुमिक एसिड, फुल्विक एसिड, ये जाइम की बोतल, ये बाल्टी, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं थी। अभी क्यों है? क्योंकि ज़मीनों की उस टाइप की डिमांड हो गई है और इन कंपनियों ने मार्केट को समझा और ये इस चीज़ में आ गई और पैसे बना रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़मीनों में लगातार खाद कम हो रहा है और खाद को ऐड होने का कोई सोर्स नहीं है। और अब विशेषकर इन सालों में ज़्यादा समस्या इसलिए आने लगी है क्योंकि हम दो फसलें लेते हैं और बहुत हाई यील्डिंग, बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियल ज़मीन से निकाल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है कि अब गोबर की खाद वगैरह कहूँ हो गए या कुछ भी फैक्टर हो कि गोबर की खाद वगैरह खेतों में इतनी नहीं डालती है, तो ये समस्याएं अभी ज़्यादा आने लग गई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज़मीन में जो खाद का काम है वो सिर्फ खाद ही करेगी, वो ना यूरिया करेगी, ना डीएपी करेगी, ना ये बोतलें करेंगी। इस चीज़ को इससे समझ सकते हो कि आपने जो पॉली हाउस देखते हो आप, उसके अंदर ड्रिप लगी होती है, फर्टिगेशन से सब वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर NPK 19, 19, 52, 34 माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये बोतल, ये जाइम, वो जाइम, सब कुछ देते हैं। उसके बाद भी वो केचुआ खाद डालते हैं। वो उनकी पूरी कंट्रोल सिचुएशन है, उसके बाद में भी वो बिना खाद नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो हम खेती में तो नहीं कर सकते। यानी कि बिना खाद खेती करना संभव नहीं है, और यदि यही मतलब चलता रहा तो हो सकता है कि हमारी ज़मीनें बंजर होने की कगार पे चली जाएं। तो बात ये आती है कि हम ज़मीनों में खाद डालें, और खाद डालने के क्या ऑप्शन है? खाद डालने के 2 ऑप्शन हमारे सामने मोटे मोटे हैं। एक है गोबर की खाद, एक है केचुआ खाद। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में गोबर की खाद और केचुआ खाद डालना उतना व्यवहारिक नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है इसका काफ़ी लोग विरोध भी कर सकते हैं, पर आप थोड़ी कैलकुलेशन इसकी समझें। 1 हेक्टर में गोबर की खाद की रिकमेंडेशन जो है, अनुशंसा है, वो है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, और 1 ट्रॉली में खाद आता है 3 टन। हम केचुआ खाद इकाई में खाद मंगाते हैं तो थोड़ा आइडिया है, यानी 30 टन की 10 ट्रॉली, और 1 ट्रॉली की मैं कीमत समझता हूँ कि 3000 रुपये, जिसमें गोबर, भराई, ट्रैक्टर का किराया, खेत में फिलाई, कम से कम 3000 रुपये। तो 10 ट्रॉली की 30,000 रुपये कीमत हो गई। 1 हेक्टर में 30,000 रुपये गोबरी खाद पे खर्च करना। खुद की गोबरी खाद उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किराए बाहर से जो ला के डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पशु तो है ही नहीं, उतने नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास केचुआ खाद। केचुआ खाद की रिकमेंडेशन है 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर। हम 5 टन भी पकड़ते हैं, यानी कि 5000 किलो प्रति हेक्टेयर, और सामान्य जो केचुआ खाद है वो कम से कम 10 रुपये किलो तो मिलेगी। 5000 किलो के हो गए आपके 50,000 रुपये। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च करना, तब आप केचुआ खाद डाल पाओगे। गोबर की खाद, केचुआ खाद अच्छे हैं, कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन 30,000 रुपये गोबरी खाद में, 50,000 रुपये केचुआ खाद में। फील्ड क्रॉप्स में, सोयाबीन में, मूंग में, उड़द में, सरसों में, गेहूं में, चने में, ये खर्च करना उतना आसान नहीं है किसान के लिए। तो गोबरी खाद और केचुआ खाद महंगे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो मुझे जो लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में जो कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है हरी खाद। हरी खाद क्या होता है? सनई या ढेंचा को आप 50-55 दिन तक उगाकर जब वो मैक्सिमम हाइट अपनी ले ले और उसका तने में खूब रस भरा हो, उस समय आप उसको खेत के अंदर पलट दो, वो आपकी हरी खाद है। और यदि आप ये हरी खाद सनई या ढेंचा उगा के 50-55 दिन पे खेत में मिला देते हो, तो पोषक तत्वों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गोबर की खाद 30 टन और केचुआ खाद 5 टन से किसी भी एंगल में कम नहीं है, किसी भी पोषक तत्वों में कम नहीं है। और पोषक तत्वों तक का ये खेल नहीं है,
आपके हरी खाद आपके खेत में खरपतवारों की समस्या, फफूंद की समस्या, कीड़े की समस्या को भी कम करेगी। आपके खेत में इसको गलाने के लिए जो सूक्ष्म जीव डेवलप होंगे और वो जो कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स जो रिलीज करेंगे, उसके जो आपकी फसलों में रिजल्ट होंगे वो देखने लायक होंगे। मेरा इसको जो इस हरी खाद का बारे में इतना स्ट्रेस देने का कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, पर मेरा एक छोटा सा निजी स्वार्थ ये कि फिलहाल जो किसान है वो दुकान पे जाता है, उसको ये बोतल हाई पावर्ड जाइम, ये ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड की जो बोतलें 1500 रुपये हमारी आंखों के सामने जो पकड़ा दी जाती है, उनका बहुत ज़्यादा कोई सेंस नहीं है और उनसे ये खेती की जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो वापस लाने का या रिस्टोर करने का या बनाए रखने की उनमें ताकत भी नहीं है, वो सिर्फ इन खादों में ही है और वो उसके लिए सबसे बेस्ट हरी खाद है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि हरी खाद को हम कैसे लगाएं और ये इतनी दमदार है तो क्यों इसको फार्मर ने अडोप्ट नहीं किया। किसान भाइयों, यदि आपको हरी खाद लगानी है तो सबसे बेस्ट टाइम तो इसके लिए है कि रबी फसल कटने के बाद में अप्रैल महीने में आप इसको खेत के अंदर लगाएं। कैसे लगाएं? आपको सनई या ढेंचा का 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लेना है और खेत में फेंक के आप कल्टी या हेरो निकाल दें और ऊपर पानी लगा दें, एक तरीका। दूसरा ये है कि आप इसमें सीड ड्रिल से बुआई भी कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन आपको बीज 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है ताकि खूब वो संघन रहे और बहुत ज़्यादा बायोमास हमें 25-30 टन के आसपास बायोमास मिले और खूब सारे हमें हमारी ज़मीन में पोषक तत्व मिले। क्या फ़ायदे हैं इसमें? वो कीड़े बीमारी के अलावा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। यदि मान लो आपने हमेशा डीएपी, यूरिया सब कुछ आपने अंडरस्टैंड डाल रखा, अपने खेतों में आप डालते हो, वो पोषक तत्व पानी के साथ नीचे चले गए, तो ये नीचे की लेयर से, रूट से वो पोषक तत्व ऊपर लाके और आप जब इसको ये बड़ी होगी तब इसकी बॉडी में आएंगे और जब आप इसको पलट दोगे तो ऊपर की आपकी सतह में चली जाएगी। ये जो इसकी जड़ों में जो गांठें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये तो इसके बहुत छोटे फायदे हैं, पर ये नीचे से जो पोषक तत्व लाएगी उसको ऊपर की ज़मीन में छोड़ देगी। और सबसे बड़ी बात, जो ज़मीनों का लगातार पीएच बढ़ रहा है, ईसी बढ़ रही है, यानी नमक की मात्रा बढ़ रही है, उसको कम करने का हरी खाद से अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि हरी खाद का जो सनी ढेंचा है, इनका जो जूस होता है, उसका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। इवन 4-5 के आसपास उसका पीएच होता है, तो वो न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी ज़मीन का पीएच कम करेगा। आपको सिंपल बस ये करना है कि आपको इसको लगा देना है और सिर्फ इसके पानी का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी मैनेजमेंट इसका नहीं करना है, सिर्फ पानी देना ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि गर्मियाँ रहेंगी उस टाइम पानी की इसकी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी और इसमें पानी बना रहना चाहिए, नहीं तो कम पानी होता है तो फिर इसमें रेसा बनने लग जाता है, एकदम रसेदार इसका तना आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें पानी आप पर्याप्त मात्रा में रखें और 50-55 दिन पे आप इसको मिला दें और इसको मिलाने के चाहिए आप 7वें दिन ही दूसरी फसल लो, इसके जो अवशेष है वो बहुत फास्टर डिकम्पोज होते हैं। किसान भाइयों, हरी खाद को आप खरीफ सीजन में भी लगा सकते हो, जहाँ आपके पानी बढ़ता है, अच्छी फसल नहीं होती है, उस एरिया में आप इसको लगा सकते हो। या आप बड़े किसान हो भाई, आप अपने 10-15% एरिया में अपनी ज़मीनों को सुधारने के लिए हरी खाद को बारिश में भी लगा सकते हो। बारिश में भी कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बीज को डाल देना है और छोड़ देना, 50-55 दिन पे मिला देना। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ भारी ज़मीनें, हैवी सॉइल्स है, वहाँ बुआई इसकी जो है बारिश के जस्ट साथ ना करें। इसकी जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में बुआई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यदि जुलाई फर्स्ट में आपने इसकी बुआई कर दी और जब 50-55 दिन का होगा तब ये 15 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में वो अवधि होगी और उस टाइम लगातार बारिश होती रहती है और खेत में बहा नहीं रहेगी, आप पलटाई नहीं कर पाओगे और उसकी हाइट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर इसको आपको पलटने में जोर आएगा। इसलिए वहाँ आप जहाँ हैवी सॉइल्स हैं, भारी ज़मीन है, वहाँ आप जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट में लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो जब ये 50-55 दिन का होगा तब थोड़ी बारिशें कम हो जाएंगी तो आप इसको आसानी से खेत में पलट सकते हो। अब बात करते हैं, ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ये फार्मर के पास अभी तक क्यों नहीं गई? तो उसका जवाब ये है कि एक तो जनरली इसको रिकमेंड किया जाता है कि खरीफ और रबी सीजन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए गर्मियों में किया जाता है। तो गर्मियों में हर किसान के पास पानी नहीं होता है और उस टाइम कुछ भी पशुओं के लिए खाने के लिए नहीं होता है। तो वैसे तो जनरली तो पशु इसको नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं ढेंचा को, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता तो इस पर अटैक करते हैं, तो प्रोटेक्टेड भी किसान का खेत नहीं होता है। फिर कहीं न कहीं ये भी है कि बीज उपलब्धता नहीं है कि आसानी से किसान को बीज मिल जाए, और सबसे बड़ी बात किसान को जानकारी नहीं है। बीज उपलब्धता को लेके भी आपके कमेंट आ सकते हैं, तो बीज उपलब्धता जिन किसानों के पास उपलब्ध है वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग उनसे किसान टू किसान बीज ले लें। किसान से
ही बीज लेना इसमें ठीक है, क्योंकि इसमें वैरायटी का कोई इशू नहीं है, कहीं कंपनी वंपनी के चक्कर में ना पड़े। और प्लीज़ कमेंट में कोई कंपनी वाला नहीं डाले, अदरवाइज मैं उसका कमेंट रिमूव कर दूंगा। आप किसान से ले सकते हो, आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आपके जिले कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, या तो उनके पास होगा, नहीं है तो वो आपको रास्ता बताएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस विषय पे आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस पर जानकारी दूंगा। और यार आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है, लगता है कि हाँ यार अपन काम कर रहे हैं, लोगों तो पहुँच रहा है। नमस्कार, जय हिंद।